जय हिंद। आपने इस फोटो को ज़रूर कहीं न कहीं देखा होगा। अगर आपने देखा है तो ईमानदारी पूर्वक ज़रूर कमेंट में यस लिखिएगा, हाँ लिखिएगा। बता दें कि यह इंडस वैली सिविलाइजेशंस, यह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित फोटो है। इसे पृष्ठ किंग के रूप में हम इसे अनुमान लगाते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता का कोई पृष्ठ रहा होगा, पुजारी रहा होगा या राजा रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अगर हमें इनके आसपास लिखी हुई इपिक्स, जिसे हम कहते हैं लिखावट, लिपि, अगर हम पढ़ लेते तो हम ज़रूर पता कर लेते कि यह थे कौन, पुजारी थे, किसान थे या कोई व्यापारी थे। देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि इस पर इनके नीचे एक बड़ी सी लिपि लिखी गई है और इसे हम अभी आज तक पढ़ नहीं सके हैं। शायद इसको पढ़ने के लिए तरह तरह के उपाय हमारे भारतीय सरकार या पूरे विश्व सरकार के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि यह इंडस वैली में या सिविलाइजेशन जो था उसमें ऐसे लिखे हुए लिखावट मिले हैं। साथ में देखिए इस पर भी यहाँ पे लिखा मिला हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ें तो ये देखिए जिसे मैंने आपको अभी दिखाया है। देखिए यही वह साधु या पृष्ठ था जिसके नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना बड़ा लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन था कौन यह? देखिए यहाँ पर पृष्ठ किंग अलग से लिखा गया है, लेकिन इसके बारे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और यह मोहनजोदड़ो से भाई साहब मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये जो है इसको BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने इसे कवर किया है और एक न्यूज़ के रूप में इसे शामिल किया है। इस समय बताया जा रहा है कि इस सभ्यता के लिए $1 मिलियन का चैलेंज रखा गया है कि जो इस अर्ली स्क्रिप्ट को, भारतीय जो स्क्रिप्ट है या सभ्यता, इस सभ्यता की स्क्रिप्ट है, अगर उसे कोई भी क्रैक कर देगा, पढ़ देगा, तो उसे $1 मिलियन का इनाम भी रखा गया है। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आप में से कोई ऐसा है जो लगता है कि जो पुरानी चीज़ों को समझ सकता है, वह ज़रूर इसमें एक बार पार्टिसिपेट करे। तो भाई एक बार अगर उसे देखिए, भाई यह किसी से भी हो सकता है। यह पढ़ाई जो इसे लिखा गया, यह बड़े बड़े लोग विद्वान फेल हैं। तो अब समझिए कि जब जहाँ पे कोई भी नहीं काम कर पाता है या इसे पढ़ पाता है या इसका हल निकाल पाता है, तो उसके लिए हर तरह के लोग माने रखते हैं। जो पुरानी चीज़ों को समझ सकता है तो इसे भी कर लेगा। तो मेरे प्यारे भाई, तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, और जब शुरुआत में लोग खोजे तो कैसे खोजे, उनको फिर यह कैसा लगा, उनके अनुश्रुतियाँ क्या रहीं। जब मिला होगा कोई भी चीज़ तो उसको लेकर के नए नए चीज़ विचार में आते हैं, लोग अनुमान भी लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक बार एक इनारा में, या बोल सकते हैं जैसे कुआं, सुबह से ही एक लाइट की उजाला बहुत तेज से आ रही थी। ठीक है, उजाला बहुत ज़्यादा था उसमें अंदर से ही, तो लोगों को लगा कि यह कोई मड़ी है। तो इसकी अफवाह इतनी तेज फैली कि 2 घंटे में पुलिस आ गई। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ लग गया वहाँ पे।
देखते ही देखते दमकल आ गया, सब पानी निकालना शुरू हो गया कि पानी निकालो, देखो पहले इसमें क्या है। पानी निकालते गए और लोगों के बीच इतनी जानी अफवाह फैल गई कि पूरी हमारी गाजीपुर के हम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पूरी तरह से यह बात जो है एक अफवाह की तरफ फैल गई कि इसमें मणि मिली है, हीरा मिला है, ऐसी ऐसी अनुश्रुतियाँ होने लगी। लेकिन जब बात सामने आए तो वहाँ पे एक लाइट से, जो चाइना वाली लाइट पानी के अंदर गिर गई थी, कोई सुबह में गांव है लैट्रिन करने वगैरह जाता है तो उसकी लाइट वहाँ पे गिर गई थी, तो वह लाइट ही अंदर से चमक रही थी। लेकिन जब तक पता नहीं है तो हम अलग अलग तरह की अनुश्रुतियाँ निकालते हैं। तो आइए इस कड़ी में हम यही पता करने वाले हैं, यही थोड़ा समझने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो शहर है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई में जो शहर मिले हैं, उनकी खोज शुरू में कैसे हुई। तो सबसे पहले 1826 में जो चार्ल्स मैसन थे, यह एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि हड़प्पा गांव में घूमने के लिए आए हुए थे, मुआयना करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे देखा कि ऊंची ऊंची कोई बस्ती है जिसकी दीवारें बनी हुई हैं। तो उन्होंने या उसने यह चीज़ समझ लिया कि हो सकता है कि जब सिकंदर आया था तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ों को बनवा के यहाँ पे गया है, क्योंकि उस समय इतिहास में हमारे शामिल है सिकंदर वगैरह के बारे में। फिर 1872 में फिर अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसी क्षेत्र में आए थे। तो उन्होंने भी ऐसे कई हजार ऊंचे टीले मिले और पुराने शहर के अवशेष भी मिले। यहाँ तक कि देखा कि जो भी चीज़ें थी वह नष्ट हो गई थी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे राजा आए, मुसलमान राजा थे, हिंदू राजा थे, तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी भिन्नता हो गई थी। तो जब ऐसा स्थिति हुआ तो यहाँ के जो कुछ लोग थे या कनिंघम जो था, वो भी यहाँ की चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा किया, और लेकिन कोई उससे निष्कर्ष नहीं निकल पाया, क्योंकि ये बहुत पुराने थी और इसके बारे में जो गांव वाले लोग थे वो अलग अलग अनुश्रुतियाँ निकाल के रखे थे। तो कुछ लोगों ने यह भी माना कि ये जो वस्तुएं आपसे मिली हैं वह यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं, क्योंकि यहाँ की जो वस्तुएं थी वह कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि यहाँ की हो सकती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में थी। और एक बोल सकते हैं कि आज की तरह जिस तरह से हम यूज करते हैं, हमारे घरों का विन्यास जो बना है, शहरों का विन्यास है, कमरे हैं ईंटे की, वो उस समय रहा करती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में। तो इतना आसान अनुमान लगाना नहीं था कि पुराने लोग इतने ज़्यादा सहूरगर रहे होंगे और वैचारिक भी रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो गांव वाले लोग थे इनके भी अलग अलग विचार थे। फिर 1924 में जॉन मार्शल, इन्होंने हड़प्पा के विषय में एक रिपोर्ट बनाई और एक लंबे समय बाद इसमें विचार विमर्श करके उन्होंने बताया कि यह भी सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी कि मिस्र है और मेसोपोटामिया है। इनका विचार यह था। यह जरूर यहाँ तक पहुँचे और यह लगता है कि एकदम सही कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं। कौन भाई? तो यह मार्शल जो थे, जो 1924 में आए थे, क्योंकि ठीक इनके पहले ही यानी इन्होंने ही 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी दे चुका था और यहाँ पे हड़प्पा की खुदाई भी शुरू हो चुकी थी। कई नए नए जो चीज़ें थी वह निकल कर आ रही थी, नई नई बातें भी निकल कर आई थी और इससे जुड़ी कुछ पुरातात्विक अवशेष भी मिल रहे थे, जिससे हम अनुमान लगाना अब थोड़ा आसान हो रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे तो आसपास के लोग जो है यहाँ पे उन्होंने बताया भी कि यह बहुत साल पुराना है और जब खुदाई में पता चला तो बताया गया कि ये 5000 साल तक पुराना है और धीरे धीरे
इसके काल निर्धारण के अन्य तरीके भी अपनाए गए। तो आइए देखते हैं आगे कि यह कितनी पुरानी है। यह लोगों को पता लगाने के लिए, या जो पुरातत्ववेत्ता होते थे, आर्कियोलॉजिकल वाले हैं, वो अपने तरीके अपनाते हैं। अपने तरीके अपनाने में उनका जो है एक आता है काल निर्धारण के लिए मटका, या बोल सकते हैं उसे OCV, ठीक है, OCV होता था, उससे नाप करते थे। मतलब कि जो ज़्यादा पुरानी होगी वह मृदभांड ज़्यादा खुरदरा हो जाएगा, ज़्यादा खराब हो जाएगा, और जो नई है वो पालिशदार रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काल निर्धारण भी किया जाता था कि कौन ज़्यादा पुराना है, क्योंकि कई लेयर में खुदाई हुआ करती थी यहाँ पे। तो मार्शल ने यहाँ पे देखा कि यहाँ से कई अन्य भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जो कि अन्य सिविलाइजेशंस में देखने को मिली नहीं। ऐसे यहाँ पे मुहर मिली, ठप्पा मिला, कुछ लिखित लिपि मिली और कुछ कलाकृतियाँ भी मिली, जो कि ये जो मिल रहे थे एक ही लेयर में मिल रहे थे, अलग अलग जगह से भी मिल रहे थे। इसलिए लोग अनुमान लगाए कि जितनी भी लिपियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, एक तरह की चीज़ें, ये एक ही समय की रही होंगी। मोहनजोदड़ो को प्राचीन जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे कुछ बौद्ध विहार मिले जो कुषाण युग के थे। इसके नीचे ये चीज़ें मिली थी, तो यह अनुमान देखिए लगाना बिल्कुल आसान हो गया कि जो इसकी प्राचीन या नीचे मिली हैं वह कुषाण युग के ठीक पहले रही होगी, या बौद्ध विहार के ठीक पहले ही वह बनी होगी और किसी कारणवश से वह नष्ट हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पे कि जो ईंटें थी उसका निकाल करके चबूतरा तैयार कर लिया गया था और दूसरा मकान भी यहाँ पे बना वगैरह लिया गया था, जिससे अब खुदाई में देखा गया तो कुछ दूसरे मकान के भी अवशेष मिले। तो लोगों ने पता लगा लिया कि भाई जो नीचे वाला मकान है पहले वाले मकान से पहले ही बना हुआ है। यहाँ पे जो मार्शल थे उन्होंने मतलब यही जानकारी पता कर लिया था और यह भी देखा कि इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक और इस समय दक्षिण भारत में खुदाई के दौरान पता लगा है कि ठीक इसी समय, यानी इस सभ्यता के समय, सिंधु घाटी के समय ही दक्षिण भारत में लोहे का ज्ञान पता था। उस समय लोहे का लोग प्रयोग कर रहे थे। देख रहे हैं कि उस समय दक्षिण भारत के लोग लोहे की जानकारी रखे थे और वह इससे से भली भांति परिचित थे और कई सामान भी इससे मिले हुए हैं। लेकिन हड़प्पा वासियों को यह नहीं पता था। अब इसी तरह जब समय आगे बढ़ा तो यहाँ पे पता चला कि लोहे का प्रयोग ये लोग मान रहे हैं कि 2000 साल ईसा पूर्व पहले ही लोहे का काम ये लोग यह उपयोग शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसका खोज जो है यह मेसोपोटामिया से भी मिलाते हैं कि बहुत सी चीज़ें मेसोपोटामिया और हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली जुली है और यह शहर 3000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ गए थे, मोहनजोदड़ो चाहे मेसोपोटामिया हो। ऐसे शहरों में देखें तो प्राचीनतम हड़प्पा की सभ्यता यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी हमारे हड़प्पा की सभ्यता या जो वस्तुएं थी मिली हुई हैं। तो लोगों को अनुमान लगाना आसान है कि ये दोनों ही शहर या सिविलाइजेशन समकालीन रहे होंगे। इस तरह से निष्कर्ष जो है फिर भी लोगों के हिसाब से गलत था, क्योंकि अब तक हमारे पास कार्बन डेटिंग की जो वैज्ञानिक विधि है था नहीं। लेकिन बाद में जब इसका समर्थन मिला तो सभी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो गई, साफ साफ हो गया। तो अब आइए इसके बाद इस काल निर्धारण के बाद एक काल का निर्धारित किया गया कि कौन सा समय पहले था और शुरू में क्या हुआ होगा, फिर अर्ली या मीडियम सभ्यता जो थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें
विकसित हुई, फिर लास्ट में इसका अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि हड़प्पा पूर्व सभ्यता और संस्कृति का कालानुक्रम क्या है, इसके पूर्व में ऐसा क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए आप यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, कई चीज़ें थी। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे एक एक चीज़, और खूब अच्छे से दिखाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे 5500 से 3500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण युग थे। 5500 से 3500 ईसी बीसी या ईसा पूर्व बोल सकते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कौन कौन, बलूचिस्तान और सिंधु वाले क्षेत्र में, जहाँ पे मेहरगढ़, फीली, गुल मोहम्मद जैसी बस्तियाँ वहाँ पे थीं। ठीक है, यहाँ के लोग पशु चराने के साथ साथ खेती भी करते थे। मतलब हम बता रहे हैं शुरू में हड़प्पा की शुरुआत कैसे हुई थी, हड़प्पा के लोग कहाँ से आए थे, और ये जितने भी वेल डिफाइन तरीके से गांव शहर जो बसाने का तरीका था कैसे विकसित हुआ। इस प्रकार से अस्थाई गांव का उद्भव हुआ। कहाँ से, तो सिंधु वाले मैदानों के क्षेत्र में मेहरगढ़ और गुल मोहम्मद या फिले जो है बस्तियाँ, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, खजूर, कपास की खेती करते थे, बकरी, भेड़, मवेशियों को चराते थे और मिट्टी के मकान, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुओं का उपयोग करते थे। अब इस वाले क्षेत्र में हमने तो नवपाषाण युग पढ़ा नहीं, लेकिन नवपाषाण युग में मुख्य जो था यहाँ पे आपको देखिए मेन चीज़ इसमें है, इस समय नवपाषाण काल में यहाँ पे मुंडीगाक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, है कि एक साइट था, क्योंकि मुंडीगाक से लोग धीरे धीरे पूर्व की तरफ आ रहे थे। ये सबसे नवपाषाण काल में मुंडीगाक था। इसके बाद मेहरगढ़, यहाँ पे मेहरगढ़ आप देखेंगे ठीक है। तो मेहरगढ़ देखिए इस वाले क्षेत्र में पूरा है, यहाँ पे मेहरगढ़ है, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दोनों लोग का इसमें हम आता है, साथ में बॉर्डर साझा करता है। तो यहाँ पे तीनों काल का, यानी चाहे वह पाषाण काल का हो, मोहनजोदाड़ो का, या सिंधु घाटी सभ्यता का हो, या पूरा पाषाण काल का हो, तीनों कालों का यहाँ पे मिलता है बस्तियाँ और बर्तन वगैरह की जानकारी मिलती है। मतलब कि ये जो मेहरगढ़ था तीनों काल को यहाँ पे समेटे हुआ है, तीनों काल के लोग यहाँ पे रहे, विकास किए और फिर अपना यंत्र भी यहीं से करके चले गए। तो हम देख सकते हैं कि ये लोग मुंडीगाक से मेहरगढ़, फिर मेहरगढ़ से ये मोहनजोदड़ो की तरफ आए या हड़प्पा सभ्यता की तरफ आए, फिर यहाँ से गंगा की जो बेसिन था उधर की तरफ लोग आगे बढ़ते गए। तो आगे बढ़ते हैं, और हड़प्पा जो काल था उसके प्रारंभिक समय जो था वो 3500 से 2600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है कि 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक शुरुआती हड़प्पा काल था। इस काल में बहुत सी बस्तियां स्थापित हुईं
और इसी समय बहुत से गांव भी हमारे क्षेत्रों में आबाद हुए यानी बने। तांबा, चाक, हल का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, खुदाई करने या अन्य चीज़ों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ पे अन्न भंडार के लिए ऊंची दीवारें और व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। सारी सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तन की एकरूपता के प्रमाण भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ पीपल, कुबड़ बैल, शेषनाग, सिंहदार देवता आदि का रूपांकन यानी इनकी मुहर और भी हमें प्रमाण के स्वरूप मिली है कि इस समय लोग इन चीज़ों का उपयोग करते थे। और आप देख सकते हैं कि इनका उपयोग किस माध्यम में करेंगे, किस लिए करेंगे, यह हम आगे साफ होता हुआ आपको नजर आएगा जब हम हड़प्पा सभ्यता की तरफ चलेंगे। तो फिर 2600 से 1800 ईसा पूर्व यह पूर्ण विकसित हड़प्पा था। यहाँ तो शुरू हुआ था यहाँ से, अब यहाँ पे पूरी तरह से विकसित हो गया था और ये लोग अपने डेवलपमेंट लेवल पर थे। बड़े शहरों का जो अभ्युदय था शुरू हो चुका था। शुरू क्या मतलब कंप्लीट एज में थे। यहाँ पे जो ईंटें थी एक समान आकार की थी। जितने भी शहर थे सभी शहरों की ईंटें एक समान, मतलब कि वो समझ सकते हैं कि ये जो पूरा हड़प्पा का जो काल था ये सभी लोग एक दूसरे से इनका संबंध था या इनसे इनका जो है सब समान हर जगह जाता था और इनकी जो मानक थी वो भी सब पर लागू होती थी। मतलब कि इनके ऊपर कोई न कोई था जो इनको संचालित कर रहा था, जो इनको ऊपर से कंट्रोल कर रहा था कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे तौलने के लिए बटखरा मिला है, मुहर मिला है और मिट्टी के बर्तन, साथ में नियोजित ढंग से बसा हुआ हमें शहर में मिला है। बता दें कि नियोजित मतलब कि वेल डिफाइंड, पहले से ही निश्चित होता है कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए। हमारे गांव में आप जाएंगे तो गलियां इतनी पतले हो गई हैं कहीं कहीं कि आदमी तो निकल जाएगा लेकिन वहाँ से एक बाइक निकालना होगा तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो शहरें थी पूरी पहले से ही तैयार थी कि इतना लंबा इतना चौड़ा रहेगा रास्ता और वो भी हमेशा समकोण पर काटती थी। जैसे ऐसा शहर केवल इंडिया में एक ही है, चंडीगढ़। ऐसी वेल डिफाइंड शहर कहीं नहीं मिलेगी, केवल चंडीगढ़ मिलेगी या तो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता तक जाना पड़ेगा। इसके बाद 1800 से उसके बाद वाला जो हड़प्पा युग काल था उसके बारे में देखते हैं तो यह धीरे धीरे शहर विनाश के कगार पर चल रहा था। यानी अब शहर धीरे खत्म होने लगे थे क्योंकि यहाँ पे विनिमय बताया जाता है कि जो शहर थे खाली हो गए। यहाँ से लोग या तो कहीं चले गए या तो इनका जिनोसाइड हुआ होगा, मतलब एक साथ बहुत से लोगों को मार दिया गया होगा। अंतर क्षेत्रीय विनिमय का ह्रास हुआ, लेखन कार्य और शहरी जीवन को लोगों ने त्याग दिया, गांव की तरफ चले गए होंगे। यहाँ से जो शिल्प और मिट्टी के बर्तन मिले उनकी परंपरा जारी रही और ये संस्कृतियाँ जो है हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तन की परंपराओं को बाद में भी लोगों ने अपनाया, जो कि ग्रामीण संस्कृति थी। मतलब यही संस्कृति पंजाब सतलुज यमुना की जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में लोगों ने ऐसी संस्कृतियों को अपनाया धीरे धीरे, लेकिन यह उनसे बहुत ही अलग थी और यह हम नहीं मान सकते कि लोग यहाँ पे पूरी चीज़ें लेकर आए होंगे। अब देखिए इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता बाद में नाम दिया, लेकिन पहले इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया क्योंकि पहले इसकी जानकारी हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे लोगों को पता चला कि कोई ऐसा शहर है जो बहुत पहले का है लेकिन आज से भी अच्छा है, आज से भी ज़्यादा वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे और घर बनाने के लिए, मुहर बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए ज़्यादा उत्तेजित थे और ज़्यादा उसके लिए
तैयार भी थे। जैसे देखिए जब कोरोना आया तो कोरोना कहाँ से यह वायरस निकला, तो आपको सबको पता है कि चाइना के वुहान से निकला। तो इस वायरस का नाम शुरू में वुहान वायरस ही रखा गया था। लगभग 1 साल तक वुहान वायरस ही चलता गया कि वुहान वायरस है, वुहान वायरस है, क्योंकि वुहान से ही वायरस का उद्गम हुआ था, वहाँ से ही यह बना था और लोगों को पता चला था, वहाँ के लोगों में सबसे पहले फैला था। लेकिन बाद में चाइना ने समझदारी दिखाते हुए इसे WHO के पास ले गया और WHO से दूसरा नाम रखवाया। इसलिए देखिए वुहान का नाम बच गया। और अब जो है पूरे इतिहास में जो भी पढ़ेगा तो अब कोरोना वायरस पढ़ेगा। अगर वुहान वायरस कोई पढ़ता तो सीधे दिमाग पर एक गलत इफेक्ट रहता कि ये चाइना से निकला है, मतलब चाइना में इतना बड़ा वायरस निकला होगा। तो यह तो थी। ऐसे ही एक बार हवाना सिंड्रोम आया था, जो कि हवाना क्यूबा से निकला था, तो उसका नाम हवाना सिंड्रोम ही रह गया, उसको चेंज नहीं हो पाया। तो देख सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी चीज़ पहले पता चलती है या वहाँ से शुरू होती है तो हम उसी जगह के नाम से उसे हम जान जाते हैं। तो आप भी इसे समझ चुके होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा तक, मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी सिंधु नदी, इंडस जो रिवर है उसके चारों तरफ थी, उस साइड भी इस साइड भी। इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देना ज़्यादा उपयुक्त समझा, ताकि ये ज़्यादा मतलब विस्तार में लगे, न कि केवल हड़प्पा तक ही ये सीमित रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस संस्कृति का नाम जो है आगे बना दिया गया। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास यही है कि हम इनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, और इसीलिए हमने आपको सबसे पहले ही बताया कि इस लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन का चैलेंज रखा गया है कि कोई भी इसे क्रैक कर दे, इसे जो है क्लियर कर दे, क्या क्या पढ़ाई लिखाई इसमें हुई है, लिखावट क्या है। तो आइए देखते हैं आगे कि बताया इसमें जो है जो 3000 ईसा पूर्व तक यह हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से विकसित हो चुकी थी। जब विकसित हो चुकी थी तो इनके अंदर यानी गांव और जो शहर थे अच्छे संबंध थे, और ये मोटे तौर पर राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के क्षेत्रों में ही इनका ज़्यादा विकास था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका विकास कहाँ कहाँ तक था। तो देखिए यह हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से यह ऊपर पाकिस्तान है और यह इंडिया का क्षेत्र है, देख रहे हैं, और यह सरतुघई मुंडिगाक दोनों अफगानिस्तान में, सरतुघई और मुंडिगाक किधर था, दोनों अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो राखी, यहाँ पे हड़प्पा हो गया, बनवाली हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, गढ़वाली वाला, ये सब पाकिस्तान में ही है। हम राखी गढ़ी वगैरह जो है इंडिया में है, लोथल है, और बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र में भी लगभग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा 400 से ज़्यादा साइट्स मिले हुए हैं। इसकी हम आगे जानकारी लेंगे। तो यदि हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से, ठीक है, लोगों के अवशेष का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले ये जो लोग थे शहरों में नहीं आए, बल्कि छोटे छोटे गांव में रहते थे। बाद में इनके लोग जो है धीरे धीरे बड़े शहरों में आए और पहले से ही वेल डिफाइंड एक शहर तैयार किए और फिर उसमें रहना ये लोग शुरू कर दिए। शुरू में ये लोग पशुओं को चराने का काम करते थे और खेती भी धीरे धीरे करना शुरू कर दिए, जिससे इन्हें अर्ध आयावर कहा जाता था। मतलब खेती भी करते थे और दूर जाकर पशुओं को भी चराते थे। फिर वही हड़प्पा की सभ्यता जब आगे आई तब जो है नए क्षेत्र या गांव अच्छे से विकसित होने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अफगानिस्तान में मुंडिगाक देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये बॉर्डर बना हुआ है, ये जो है ये बॉर्डर है, तो इधर अफगानिस्तान का है।
यहाँ पे सरदुघई या मुंडीगाक है। तो ये देख रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं मेहरगढ़ है, ठीक है। मुख्य जो है ये क्षेत्र है या पुरातत्व स्थल है। देखिए कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी और यहाँ पे सुरकोटदा, ये जो पूरा स्थल है यह भारत में। जबकि हड़प्पा हो गया, यहाँ पे कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया, बालाकोट हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया इधर। तो ये सब चीज़ें अफ़गानिस्तान में हैं, इसे आप देख सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ें तो हम देखेंगे कि हड़प्पा की जो सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में मौसम सूखा रहता है, वर्षा बहुत कम होती है। फिर भी इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर है कि ये जो कछारी मैदान वाले क्षेत्र में आते हैं, यानी कई नदियां यहाँ से बहती हुई निकलती हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो यहाँ के लोग जो बलूचिस्तान वाले घाटियों में रहते थे, उन्होंने अनुमान देख कर लगाया कि यहाँ पे खेती आसानी से होती होगी। यहाँ पे जो लोग गए पुरातत्व के रूप में, उन्होंने ऐसा लगाया अनुमान। पशुचारी, खानाबदोश जातियाँ भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे रही होंगी। साथ में चारे की खोज के लिए ये उच्च स्थान पर जाते रहे होंगे, जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पे चारे की व्यवस्था हो जाती है पशुओं के लिए। यहाँ पे पूर्वी ईरान में पठार वगैरह आ गया है। यहाँ पे खैबर, गोमाल, बोलन जैसे दर्रे भी हैं, जो कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दर्रे हैं। आपको आगे जब पढ़ेंगे इतिहास में, मिडिल काल में, या जब इन्वेडर आने लगे थे, मुस्लिम इन्वेडर, तो उस समय खैबर, गोमल और बोलन दर्रा, ये तीनों दर्रा का बड़ा उपयोग है। क्योंकि जितने भी अफ़गानिस्तान से इन्वेडर भारत की तरफ आए, तो वे बोलन दर्रा से ज़्यादा आए थे और खैबर दर्रा से। ये लोग खानाबदोश थे, मतलब केवल खाने के लिए ये काम करते थे। व्यापारियों और योद्धाओं के लिए भी ये रास्ते बन गए, बोलन दर्रा, खैबर और गोमाल से। बलूचिस्तान के ऊपरी भागों के लोग जो है, अब जैसे ईरान से, अफ़गानिस्तान से सिंधु नदी तक आने के लिए एक विशेष रास्ता बन गया, और इनका संबंध भी यहाँ पे जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान और इराक में 8000 साल पहले से ही खेतीबाड़ी शुरू हो गई थी। तो सबसे प्राचीनतम खेतीबाड़ी या कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। यह किससे मिले हैं भाई लोग? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। और इससे भी पुराना देखा जाए तो वो मिला है लहुरा देव से या कोल्डीहवा से। कोल्डीहवा से मिला है सबसे ज़्यादा पुराना, लगभग 9000 साल पुराना कृषि के साक्ष्य मिला है। कृषि की शुरुआत और बसे हुए जो गांव थे उनके बारे में अगर देखें तो ये गांव के लोग जो थे ये बोलन दर्रा के निकट ही रहते थे। यह पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाले प्रांत में ही उद्भव हुआ था। यहाँ पे एक मेहरगढ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान था। ये लोग गेहूँ, जौ, खजूर पैदा करते थे, भेड़ बकरी और मवेशी भी पालते थे। तो मेहरगढ़ का जो स्थान है वहाँ पे सिंधु नदी की कछारी और भारत ईरान सीमांत के ऊंचे पहाड़ जो क्षेत्र थे वे यहाँ पे मिलते थे, जिससे यहाँ के लोग कच्चे मकान में रहते थे। मेहरगढ़ के लोग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कई मकान में 5-6 कमरे होते थे, जो अलग अलग लोगों के या परिवार के लिए था, मतलब कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग कमरों में रहा करते थे। ऐसे यहाँ पे छोटे बड़े गांव भी मिले जो सिंधु नदी के आसपास बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे, और इनमें से तो कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जैसे कि किल गुल मोहम्मद, अफ़गानिस्तान का मुंडीगाक। मैंने बताया कि ये शुरुआती मुंडीगाक लोग थे, जो कि यहाँ से लोग मेहरगढ़ की तरफ आए, क्योंकि इनकी खुदाई में हमें
ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जो दोनों जगह ही कॉमन पाई गई हैं। तो सिंधु नदी की जो बाढ़ वाले मैदान के पास हड़प्पा भी था, और यहाँ से लोग धीरे धीरे इधर की तरफ अपने यहाँ पे गांव में लोग बसने लगे। सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि सिंधु नदी अधिक उपजाऊ मैदान था, मुंडीगाक से भी अच्छा उपजाऊ था, इसी लोग उस जगह से इधर आना शुरू कर दिए। धीरे धीरे यहाँ पे गांव की संख्या एकाएक बढ़ गई हड़प्पा सभ्यता की तरफ, और मतलब सिंधु नदी के किनारे, और यहाँ पे नदियों के मैदानों में धीरे धीरे उपयोग भी अच्छा हो गई, और इन्होंने बाढ़ को भी नियंत्रण करना सीख लिया था। जब बाढ़ आती थी तो भी उसका नियंत्रण करके उसका उपयोग अपने फायदे में खेतों में पानी के लिए भी कर लेते थे। अब इन्होंने प्रति एकड़ भूमि में अच्छा खेती भी या उपज करना शुरू कर दिया था। इस कारण सिंधु, राजस्थान, बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में बस्तियां का काफ़ी विस्तार यहाँ पे देखा गया है। उन्होंने इसके लिए उपयोगी पत्थर और इनका उपयोग भी करना सीख गया था लोगों ने, और पशुचारी खानाबदोश अब जो समुदाय हैं यहाँ पे फिर भी देखे गए हैं, क्योंकि कुछ लोग अस्थायी बस्तियों में भी यहाँ पे अभी रहते थे। तो यहाँ पे जो लोग थे धीरे धीरे आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते गए, और ये लोग हड़प्पा की शुरुआत करने के लिए ये जिम्मेदार थे। अब इसी कारण से जो है छोटे छोटे कस्बे का विकास हुआ, और सिंधु नदी की जो आसपास के क्षेत्र थे यहाँ पे कुछ समानता के कारण हम बता सकते हैं कि यही लोग हड़प्पा काल का पूर्व निर्धारण है, और इन्हीं लोगों ने हड़प्पा की शुरुआत करी थी, क्योंकि ये लोग हड़प्पा की तरफ आ गए थे। अब भाई ये लोग तो आए हैं तो जाएंगे नहीं, इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ना किस तरह आगे बढ़ना है। हमने बताया आपको कि ये सबसे पहले मुंडीगाक थे, यहाँ पे मुंडीगाक से सीधे आगे बढ़े मेहरगढ़ की तरफ, फिर मेहरगढ़ से ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बढ़े। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्य आए, और आर्यों ने गंगा नदी की तरफ, गंगा और यमुना की तरफ ये लोग आगे बढ़े। तो देख सकते हैं कि ये लोग आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं क्योंकि भूमि वो लोग देख रहे थे कि किधर ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जगह है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इस तरह से हमने आज पूर्व हड़प्पा देखा, और इसके बाद हम लोग और देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा जो इस समय की हड़प्पा थी जिसे हम आज खुदाई में पा रहे हैं, वो कब हुआ, कैसे हुआ, और इनका अंत भी कैसे हुआ, लोगों का क्या क्या विचार है इसके बारे में आगे जानेंगे। तो इसके लिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।